लाइट होता क्या है? लाइट बोले तो रोशनी, रोशनी बोले तो मैं। वेल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। ये तो हमें बचपन से ही पता है कि लाइट हमेशा सीधे पाथ में चलता है। सो लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। इतना ही नहीं, लाइट कितनी स्पीड से चलता है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। यस, ये तो हमें पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के चैप्टर को पढ़ते दौरान अक्सर ही हम बात करेंगे रे ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट क्या होता है? अभी अभी बताया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है और इसे स्ट्रेट पाथ को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। जब एक बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट होती है तब उसके लिए हम यूज करते हैं बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जानेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे पहले भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए बेस को बनाना पड़ेगा मजबूत। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूं समझो, अगर मेरे हाथ में एक बॉल हो और अगर मैं जोर से दीवार पे मारूं तो क्या होता है? वो बॉल बाउंस बैक करता है, राइट करता है। कुछ उसी तरह से जब लाइट किसी भी दो मीडियम के बीच के बाउंड्री पर गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है और उसी बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, अब ये जो मैंने बोला बाउंड्री, बाउंड्री बोले तो दो मीडियम की बाउंड्री, एक तरफ एयर है एक तरफ वाटर है, तो दोनों के बीच का जो बाउंड्री है, रियल लाइफ में सोचो किस कैसी बाउंड्री की बात कर रही हूं मैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक ग्लास में पानी है, तो जो पानी है और पानी के ऊपर क्या है? लेट्स से पूरे ग्लास में पानी भरा हुआ नहीं है, हाफ फिल्ड है ग्लास, तो पानी वाला लेयर जहां खत्म हो रहा है वहां से क्या है? हवा है। तो वो जो इंटरफेस हो गया, वो जो बाउंड्री हो गया, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, एक तरफ वाटर एक तरफ एयर। सिमिलरली अगर इसी ग्लास की मैं बात करूं, ग्लास के बाहर क्या है? एयर। तो ये जो ग्लास और एयर का जो बाउंड्री है, दैट इज द इंटरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब कभी लाइट इस तरह के किसी भी इंटरफेस पे गिरती है और वो बाउंस बैक होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से जब हम मिरर के सामने सजने के लिए खड़े होते हैं हम खुद को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें जानेंगे धीरे धीरे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो फिनोमेनन है, इसके दो बड़े ही बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट दो लॉज होते हैं जिन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एम श्योर इसके बारे में भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन एक रिकैप तो यहां जरूरी है। ठीक है, तो पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे, लाइट की जो रे इंटरफेस पे गिरती है वो है इंसिडेंट रे। गिरने के बाद बाउंस बैक करके जो रे निकलती है वो है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है जिसको हमने उस प्लेन से बना रखा है। ठीक है, नॉर्मल क्यों बनाया है? अरे ताकि फिजिक्स पढ़ने में आसानी हो, राइट। सो जोक्स अपार्ट, अब बहुत सारी चीजें हम इसलिए एज्यूम करते हैं सो दैट इट मेक्स आवर रिसर्च, इट मेक्स आवर स्टडीज इजियर। तो नॉर्मल जो है वो हमारा इस प्लेन से परपेंडिकुलर बना हुआ है। ओके, ठीक है, तो पहला रूल तो क्लियर हो गया। जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो बाउंस बैक करके रे जा रहा है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जितना स्लैंट रे फॉल करेगा सरफेस पे, उतना ही इक्वल स्लैंट वाला रे जो है वो वापस जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, आपके घर के ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा होता है, जिसके सामने जब आप खड़े होते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल उसी साइज के दिखते हो जितने आप हो, ना तो आप उससे बड़े दिखते हो ना तो आप उससे बहुत छोटे दिखते हो, राइट। तो ये जो मिरर्स होते हैं ये प्लेन मिरर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार। हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? नाम पे फोकस करना है, हमेशा स्फीयर से आया है स्फेरिकल मिरर। ऐसा मानो, एज्यूम करो कि एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, जैसे फुटबॉल होता है ना, ऐसे बहुत बड़ा सा फुटबॉल है और वो पूरा मिरर का बना हुआ है। मतलब स्फेरिकल शेप का एक मिरर है, एज्यूम। ठीक है, अब उस स्फीयर में से अगर एक टुकड़ा काट के लाओगे, ठीक है, तो वो टुकड़ा कैसा होगा? वो एक स्फेरिकल मिरर होगा। मतलब जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, जैसे जो प्लेन मिरर होता है, जैसे वो ऐसा होता है, उसका जो सरफेस होता है ना वो बिल्कुल प्लेन होता है। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सरफेस या तो ऐसा होता है,
कर्व्ड होता है या फिर ऐसा होता है, ऐसे कर्व्ड होता है, राइट मतलब इसका या तो बल्जिंग आउटवर्ड होता है नहीं तो बल्जिंग इनवर्ड होता है। अगर बात करें कितने तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला मिरर कॉनकेव, कौन सा वाला मिरर कॉन्वेक्स, है ना। तो मैं बताती हूँ एक मस्त वाला मेमोरी टिप। केव मतलब क्या होता है, केव गुफा, राइट मतलब जो ऐसे अंदर घुसा हुआ सा हो, दैट इज गुफा, दैट इज केव। तो कॉनकेव मतलब उसका जो सिल्वर्ड सरफेस होगा, राइट वो कैसा होगा, ऐसा घुसा हुआ होगा, बल्जिंग इनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कैसा होगा, इसका उल्टा ऑब्वियसली। तो कॉन्वेक्स कैसा होगा, कॉन्वेक्स ऐसा होगा, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो जो सिल्वर्ड सरफेस है वो ऐसा होगा, बल्जिंग आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। सबसे मस्त तरीका है कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझने के लिए, एक स्टील का चम्मच उठा लो हाथ में, मैंने तो उठा लिया, ठीक है। अब इससे समझेंगे, देखो कितना मस्त समझ में आएगा। अब देखो इस चम्मच में ना एक सरफेस है कैसा, केव के जैसा अंदर घुसा हुआ, तो यानी कि ये वाला जो सरफेस है ये किस तरह के मिरर के जैसा काम करता है, कॉनकेव मिरर। इनफैक्ट अगर मैं इस कॉनकेव मिरर में अपने आप को देखूं तो अरे मैं तो उल्टी दिख रही हूँ, तो मतलब मेरा इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, राइट। क्या ये मेरा इमेज मेरे साइज का बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इधर घुमा दूं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या हो रहा है, सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें अगर मैं अपने आप को देखो, हाँ इसमें तो मैं सीधी दिख रही हूँ, यानी यहाँ पर मुझे इरेक्ट इमेज मिल रहा है। इससे क्या पता चला, मतलब कॉनकेव ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूँ और मिरर का डिस्टेंस भी वही है, लेकिन अगर कॉनकेव मिरर हो तो इमेज अलग तरह का बनता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो इमेज अलग तरह का बनता है। यार वही तो पढ़ेंगे इस लेसन में कि कैसे ये अलग अलग इमेजेस बनते हैं अलग अलग स्फेरिकल मिरर्स में। तो बच्चों अब स्फेरिकल मिरर की ये पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर के एक एक पार्ट को समझना होगा, है ना, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलो एक एक टर्मिनोलॉजीज को पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला है पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल क्या होता है, ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, अभी अभी मैंने क्या बोला था कि एक बड़े से स्फेयर में अगर आप एक छोटा सा पार्ट काट लो तो कैसा एक पार्ट मिलेगा, इस तरह का बल्जिंग एक पार्ट मिलेगा, राइट। तो बेसिकली जो भी स्फेरिकल मिरर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, किसी एक बड़े स्फीयर का पार्ट होते हैं, किसी एक बड़े स्फीयर का टुकड़ा होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलने का मतलब है कि एज्यूम करो वो जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसका अगर आप बड़ा सा स्फीयर बनाओ तो वो स्फीयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब अगर ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा ना वो कहीं यहाँ पे होगा, तभी तो एक ऐसा सब स्फीयर बनेगा, और ये उस स्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट है, बात समझ रहे हो। तो ये जो सेंटर हुआ उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह तीसरा टर्म आ जाता है लाइन पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भैया सेंटर पता चल गया तो रेडियस तो आप समझ ही रहे हो, मतलब सेंटर से लेकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर का जो रेडियस है, दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कोई तो एक्सिस है, कोई तो लाइन है, जो लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अगला टर्म होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जिसे कई बार हम आमतौर पे फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, ये एक पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, जहां पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करते हैं या फिर मीट करते हुए दिखते हैं। एक्चुअली मीट नहीं भी करते हैं कई बार, बट ऐसा लगता है जैसे वहां पे मीट कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कुछ यूं हुआ कि लेटर सपोज मैं पहले कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, ठीक है। कॉनकेव मिरर में देखो, अगर मान लो बहुत सारे पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो रहे हैं, इस मिरर पे गिर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है ना, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हुए दिखते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हुए दिखते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस,
ठीक है। और चूंकि कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को कैसा मिरर कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये मिरर क्या करता है, इस मिरर में एक ऐसी स्पेशलिटी है कि जब भी इसके ऊपर रेज आते हैं ये उन सबको मिला देता है एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद, ये उनको कन्वर्ज करा देता है, इसीलिए कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में कहानी कुछ पलट जाती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर पैरेलल रेज फॉल करते हैं मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे तो फिर इस केस में तो कोई पॉइंट पे ये मिले ही नहीं, तो प्रिंसिपल फोकस इस मिरर का क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला था कि कई मिरर के केस में ये एक्चुअली मीट करते हैं, कई मिरर के केस में दे अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, बट ऐसा लगता है कि अगर मिले होते तो यहाँ मिलते, राइट। तो यहाँ पे देखो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट, सारे ऐसे 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 स्प्रेड हो रहे हैं, बट अगर इनको पीछे बैक ट्रेस करो, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स मिरर को हम किस तरह का मिरर कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज को डाइवर्ज कर देते हैं। प्रिंसिपल फोकस डिस्कस किया है तो फोकल लेंथ डिस्कस करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। प्रिंसिपल फोकस का पोल से जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है फोकल लेंथ, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। और फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है कि ट्वाइस द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो समझ में आ गया था ना, जिस स्फीयर का पार्ट है ये मिरर, उस स्फीयर का रेडियस, तो वो रेडियस को आधा कर दो, वही होता है प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों हमारा मेन एजेंडा इस लेसन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मेन एजेंडा है स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से छोटे बड़े डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। तो देखो मेन फंडा इमेज फॉर्मेशन का क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट से निकल के कुछ रेज मिरर में फॉल करते हैं, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज आते हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहीं पे बनता है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और एक उस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है, ओके। अब कई बार क्या होता है कि वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन देखी हमने, एक सिचुएशन ये जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं, तो वहाँ पे चूंकि मीटिंग एक्चुअल हो रही है तो इसीलिए किस तरह का इमेज बनता है, रियल इमेज। मतलब इट इज़ लाइक, मान लो अभी अगर मैं एक्चुअली मैं आपके सामने खड़ी होकर आपको पढ़ाऊँ, राइट, लेट्स से आपके क्लासरूम में मैं खड़े होकर पढ़ाऊँ, तो उस केस में क्या है, वो रियल है, राइट, क्योंकि मैं वहीं हूँ आप वहीं हो, तो दैट इज रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या हो गया, वो रेज एक्चुअली वहाँ मीट नहीं कर रहे हैं बट दे अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, वर्चुअली पढ़ा रही हूँ, एक्सपीरियंस तो रियल जैसा ही है बट पढ़ा वर्चुअली रही हूँ। आप अपने घर पे बैठे हो सकता है, आप दिल्ली में बैठे हो, आप कोलकाता में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, राइट, और मैं कहाँ हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, राइट, बट स्टिल एक्सपीरियंस वैसा ही आ रहा है। सो इट इज़ अपीयरिंग एज इफ मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, बट एक्चुअली मैं आपके सामने खड़ी नहीं हूँ, राइट। सो दिस इज वर्चुअल। ठीक उसी तरीके से ये जो रेज हैं ये एक्चुअल मीट नहीं कर रहे बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, तो वहाँ पे हमें मिलता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे रे डायग्राम्स के साथ, और हम देखेंगे कुछ कुछ सिचुएशन में रियल इमेजेस बनते हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस में वर्चुअल इमेजेस बनते हैं। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम बेसिकली 4 रूल्स के बारे में बात करेंगे, और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये 4 रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया तो रे डायग्राम्स जो है ना आपसे चुटकियों में बनेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1। अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए इंसिडेंट हो रहा है स्फेरिकल मिरर पे, तो ऐसा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के,
फॉल कर रहा है मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू F, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और ये जो रूल्स हैं ये दोनों टाइप के मिरर के लिए ट्रू है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। अब जो रूल नंबर 2 है ये रूल नंबर 1 का ही समझ लो उल्टा है। उल्टा इन द सेंस, रूल नंबर 1 कहता था कि अगर रे पैरेलल आके इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई ऐसा रे है जो फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो देखो बिल्कुल उल्टी कहानी हुई, पहले यूं था और अब यूं हो गया, राइट। तो मतलब कोई भी रे जो इंसिडेंट हो रही है passing through the principal focus, वो reflection के बाद will go parallel to the principal axis. Again, all the rules holds true for both concave and convex mirror. Rule number 3 ये कहती है कि अगर कोई ray of light center of curvature से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट retraces the same path, मतलब ये उसी रास्ते से वापस चली जाती है। मतलब ये वैसी बात हो गई कि भाई जिस रास्ते से आए एग्जैक्टली उसी रास्ते से वापस घर गए। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करता है टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, मतलब ऑब्लिकली मतलब स्लैंट वाइज, अगर ऐसे स्लैंट में वो पोल की तरफ जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो चलो बच्चों अब सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर रे डायग्राम के हेल्प से। तो ट्रस्ट में रे डायग्राम को मैं आपके लिए बना दूंगी सुपर इजी सुपर सिंपल, ठीक है। सिर्फ आप मेरे टेक्निक को फॉलो करते रहो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर और एक एक करके हम एक एक केस देखेंगे। तो हमारा जो पहला केस है उस केस में द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है तो हम एज्यूम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं मिरर पे वो पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस एज्यूम, हमने ऐसे एज्यूम किया कि ये जो पैरेलल रेज है ना ये उस ऑब्जेक्ट से आके मिरर पे फॉल कर रही है। पैरेलल क्यों एज्यूम किया? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वो बहुत दूर है, ठीक है, ओके। ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरो बताता है कि कौन सा रे मिरर पे फॉल कर रहा है और कौन सा रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए एरो देना बिल्कुल ना भूलें, ओके। अब चलो अब हम जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे उनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जब कभी कोई ऐसा रे हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मिरर पे फॉल करता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से पास होता है? वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होता है फोकस से। तो यानी कि वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास होगा। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो इंसिडेंट रे था ये किसके थ्रू पास होगा? ये भी पास होगा फोकस के थ्रू। अब देखो ये एरोज मैं दे रही हूँ क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके निकल रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, राइट। तो मैंने बेसिक फंडा क्या बताया था इमेज फॉर्मेशन का? जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट पर बनता है हमारा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कौन से पॉइंट पर मीट कर रही हैं? ये मीट कर रही हैं फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। तो यानी कि मेरा जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे होगा? इमेज इज एट F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो चलो भाई अब देख लेते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी जितना इतना दूर तो नहीं है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही है वो, ठीक है। मतलब अगर ये मेरा मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बाद कहीं पे है। तो लेट अस से कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जनरली हम रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके, बहुत बढ़िया है। अब ये ऑब्जेक्ट से लेट अस से कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल किया मिरर पे, रूल के हिसाब से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। तो मैं चूंकि फ्री हैंड डायग्राम बना रही हूँ तो शायद कई बार मेरे लाइन स्ट्रेट ना हो, बट प्लीज़ मैनेज विद दैट, ठीक है। फोकस रखेंगे हम अपना कॉन्सेप्ट पे, ओके। तो ये एक रे बनाया, तो चलो अब एक और रे ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज दूसरा रे हमने ऐसा लिया कि वो जो रे है ना वो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। ये मेरा इंसिडेंट रे है। तो रूल के हिसाब से जो फोकस से पास होते हुए
इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये ग्रीन वाला है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये रेड वाला है, और ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, समवेयर हियर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा इमेज है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज आवर इमेज। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना इस केस में, देखो यहाँ पर जो पोजीशंस है ना वो एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं है, क्योंकि मैं फ्री हैंड में ये डायग्राम्स बना रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो उस समय मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ और सी के बीच में बनेगा। किस तरह का इमेज बनेगा, देखो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट ऐसा था, इसका उल्टा बन रहा है इमेज, राइट। तो यानी कि इमेज मेरा कैसा है, इन्वर्टेड है। और किस तरह का इमेज है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, यानी कि ये किस तरह का इमेज है, ये रियल इमेज है। तो यानी कि हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो भाई अब चलते हैं केस नंबर 3, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट अस सपोज कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलो यहाँ से रेज बनाते हैं। तो लेट अस से इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकला विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल के हिसाब से आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एक रे और बनाएंगे ताकि हम देख सके कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज हमने एक और रे एज्यूम किया जो फोकल से पास करता हुआ इस पे इंसिडेंट हुआ। तो रूल के मुताबिक ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बिल्कुल मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इमेज होगा वो ऐसा बनेगा, राइट। सो दिस इज आवर इमेज और ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रे डायग्राम को देख के आप खुद ही बताओ कि किस तरह का इमेज बना। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मेरा इमेज कहाँ पे बना, इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। किस तरह का इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज बना, बिल्कुल। और किस तरह का इमेज बना, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यानी कि यहाँ पर रियल इमेज बना, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बना। एक और चीज, अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का भी वही साइज है, बस इन्वर्टेड है बट साइज इज सेम। तो इसीलिए इमेज का जो साइज है दैट इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर ढंग से आपको रे डायग्राम बनाना आ जाता है ना, तो वो जो बुक में जो बड़ी सी टेबल दी हुई होती है ना, तो वो टेबल आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब देखते हैं केस नंबर 4, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, मतलब C और F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लेट्स से ये F है, ये C है, इनके बीच में कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से रेज बनाते हैं। तो एक रे हमने भेज दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद दिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इस तरीके से। ठीक है, एक और रे की ज़रूरत है। तो लेट अस सपोज कि दूसरे रे को हमने भेज दिया प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या ये दोनों रेज कहीं पर मीट कर रही है, बिल्कुल मीट कर रही है, देखो इस पॉइंट पर, राइट। तो अगर इस एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कि जो मेरा इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज माई इमेज। ठीक है, अब इस रे डायग्राम को देख के बताओ कि किस तरह का इमेज बना, कहाँ पे इमेज बना। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज की पोजीशन की बात करेंगे। कहाँ पे बना है इमेज, इमेज बना है बियॉन्ड C।
इमेज के नेचर की बात करेंगे, इन्वर्टेड इमेज है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। किस टाइप का इमेज है, रियल इमेज है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है इस पॉइंट पर, तो रियल इमेज है। इसके अलावा इमेज की साइज की अगर बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे ज्यादा बड़ा इमेज बना है, तो यानी कि यहां पर एनलार्ज्ड इमेज भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें कैसे पता चली, इस रे डायग्राम से। तो बच्चों अब हम देखेंगे केस नंबर 5, जहां पर हम कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस है, पॉइंट F पर ही हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस पॉइंट पर एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीजें करेंगे। लेट अस से कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस तरीके से पास होगा। अब हमें एक और रे की जरूरत है, तो अब देखो यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट ही F पर है तो उसका रे F से पास हो रहा है, थोड़ा सा ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तो बहुत सारे रूल है। लेट अस सपोज कि अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है, तो हमने क्या सीखा था कि दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब वो इसी पाथ में रिट्रेस हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके भी। जैसे मान लो यहाँ से अगर ये ऐसे जा रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जा रहा है कोई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिट्रेस कर जाएगा, मतलब वो सेम पाथ से ही रिट्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक रे हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो दोनों लाइंस है ना, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, दे सीम टू बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट, विच मीन्स कि ये दोनों रे कहाँ पे मीट कर सकते हैं। अभी नियर बाई तो कहीं मीट नहीं करेंगे भाई, चूंकि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब दे विल एंड अप मीटिंग एट इन्फिनिटी। करेक्ट, तो हम ऐसे केस में क्या कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो भाई तुम्हारा इमेज जो है वो बनेगा एट इन्फिनिटी। देखो इससे आप कुछ चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो क्या। थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट केस में देखा था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था फोकस पे, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बना इन्फिनिटी पे, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ सिनेरियो, जब हम कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब धीरे धीरे करके ना, केस नंबर 1 से लेकर के केस नंबर 6 तक में हमारा ऑब्जेक्ट जो है पहले इन्फिनिटी में था, फिर बियॉन्ड C था, फिर C पे था, फिर C और F के बीच में था, फिर F पे था, अब F और P के बीच में है। मतलब धीरे धीरे ये जो है ना मिरर के पास आता जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो इमेज के नेचर में भी ना एक चेंज आ रहा है, राइट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो इमेज है ना वो कैसा होता जा रहा है, वो थोड़ा सा एनलार्ज होता जा रहा है, राइट। तो हम लोग इसको भी समराइज करके अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल ये वाला केस देखते हैं, सिक्स्थ केस। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीचों बीच कहीं पर है। लेट्स से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी लेट्स एज्यूम कि एक रे पैरेलल इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इस तरीके से। ठीक है, एंड लेट अस सपोज कि यहीं से यही रे जो है ना, एक ऐसा रे इस पे इंसिडेंट हुआ विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में इट विल रिट्रेस द सेम पाथ प्रीवियस वाले सिनेरियो की तरह। अब यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये दोनों रेज आगे जा रही है ना, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब है दे आर नॉट इवन पैरेलल टू ईच अदर, तो आगे जाके मिलने का कोई स्कोप तो है नहीं, बल्कि ये एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसे, मतलब ये दोनों आगे चल के तो कहीं पे कभी भी मीट नहीं करेंगे, बट इफ वी वॉन्ट टू मेक देम अपीयर एज मीटिंग, तो इसको हम ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर दे में अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये एक्चुअली मीट तो नहीं कर रहे हैं बट दे आर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा इमेज बनेगा, बट चूंकि रियली एक्चुअली में ये रेज मीट नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए ये किस टाइप का इमेज बन रहा है, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं इस केस में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, राइट। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर
किस तरह का इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, बट इस केस में इरेक्ट इमेज बन रहा है, राइट। देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ था, इमेज भी ऊपर की तरफ था, राइट। तो इस केस में इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। और इस केस में एनलार्ज्ड इमेज भी बन रहा है। देखो इमेज का जो साइज है ना वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है। देखो ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा था, बट यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो इतना बड़ा है। तो मतलब ये एनलार्ज्ड इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और ये इमेज बिहाइंड द मिरर भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने जितने 6 सिनेरियोज देखे जिनके लिए हमने रे डायग्राम्स बना, ये उसी का समरी है, ठीक है। अब देखो अब समरी कितना अच्छा समझ में आएगा। हमने क्या किया, हमने केस 1 लिया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाने लगे, बियॉन्ड सी, फिर सी पे लाए, फिर सी और एफ के बीच में लाए, फिर एफ पे लाए, फिर एफ और पी के बीच में लाए। मतलब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लाने लगे। जैसे जैसे हम ऐसा करते रहे तो इमेज का लोकेशन क्या हुआ, मिरर से दूर जाता गया। पहले इमेज बना था एफ में, फिर सी और एफ के बीच में और दूर, फिर सी पे बना, थोड़ा और दूर चला गया, फिर बियॉन्ड सी बना और दूर, और फिर इन्फिनिटी पे चला गया, और उसके बाद तो बिहाइंड द मिरर ही बन गया, मिरर के दूसरे तरफ ही बन गया, ओके। इमेज के नेचर की अगर बात करें तो हर जगह ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, सिवाय तब जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज़्यादा करीब था, करेक्ट। और यहीं पे बच्चों हम इस लर्निंग को रिलेट करेंगे स्पून के साथ। देखो स्पून में आप देखोगे कि जब आप स्पून को अपने आप से थोड़ा दूर रखते हो तो आपको अपना कैसा इमेज दिखता है, अपना इन्वर्टेड इमेज दिखता है। सभी के सभी, सारे के सारे बच्चे अभी तुरंत एक स्पून अपने हाथ में लो और इस चीज़ को एनालाइज करो। देखो आपको अपना इमेज कैसा दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब स्पून को धीरे धीरे पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हो। हालांकि यहाँ पे आप मिरर को ही करीब ला रहे हो, बट एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्ट भी मिरर के करीब आता जा रहा है। जब आप इसको बहुत ज़्यादा पास लेके आओगे, राइट, मतलब जब ये जो मिरर है ना, ये दिस इज योर कॉन्केव मिरर, राइट, जब ये मिरर आपके बहुत पास आ जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट दिस क्लोज, तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज आ रही है ना, दैट इज कमिंग आउट एज इरेक्ट, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन ट्राई दिस आउट विथ अ पेन। जैसे पेन को आपने रखा है यहाँ पे, तो आप देखोगे इसका इन्वर्टेड इमेज आ रहा है, लेकिन जब पेन को एकदम करीब लेके आओगे इसके, तो आप देखोगे कि इसका क्या आ रहा है, इसका एक वर्चुअल इमेज, इसका एक इरेक्ट इमेज आ रहा है। तो ये आपका ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप करके देख सकते हो कि भाई रे डायग्राम जो बताता है वो सही बताता है, ठीक है। अब इमेज के साइज की अगर आप बात करो तो आप देखोगे शुरुआत में ना जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो आपका इमेज का साइज छोटा था, उसके बाद भी छोटा था बट मतलब थोड़ा कम छोटा था, फिर धीरे धीरे करके सेम साइज का हुआ, फिर थोड़ा बड़ा इमेज बनने लगा, फिर और बड़ा इमेज बनने लगा, और फिर और बड़ा इमेज बनने लगा, राइट। तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आने लगा वैसे वैसे क्या होने लगा, वैसे वैसे जो इमेज का साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व व्हाइल वी स्टडी द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो मैं सिंसियरली सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रे डायग्राम्स तो प्रैक्टिस करो ही साथ स्पून के साथ इसको करके देखो, सो दैट विल एक्साइट यू ऑल द मोर। कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अगर हुआ है तो प्रैक्टिस करते रहो, उसी से ये क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का सिचुएशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसीलिए देखो ये बल्जिंग आउटवर्ड है, तो ऑब्जेक्ट मेरा इधर बैठाया जाएगा अब इस केस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला सिनेरियो मैंने लिया कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी एज्यूम किया कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, एक इस तरह से पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आई। मिरर पे आके क्या होगा इस रे के साथ, ध्यान रखना है ये कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है, तो यानी कि जो रेज है ना वो इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो रे तो भाई डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब उसी तरह से लेट्स से कि इधर से अगर एक और पैरेलल रे आ रही थी तो वो भी इस पे फॉल करने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये तो ऐसे फैला देती है ना रेज को। तो अब ये लोग आपस में तो कभी नहीं मिलेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में रियली तो कभी नहीं मिलेंगे, बट अगर हम इनको पीछे की तरफ ऐसे कनेक्ट करें सो दे मे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पर इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, F। तो यहाँ पे किस तरह का इमेज बनेगा,
यहाँ पे बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज बनता है तो फोकस पे ही, बट किस तरह का इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। चलो अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो, जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे ना हमने उतने अलग अलग सिनेरियोज नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक तरह का इमेज होता है और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दूँ तो वहाँ पे सिमिलर टाइप का इमेज हमें मिलता है। तो ऐसा एक जनरलाइज्ड एक पोजीशन कर दिया कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, राइट? ये पोल है और ये इन्फिनिटी है, लेट अस से कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा इस तरीके से। अब लेट अस से कि इसी ऑब्जेक्ट से एक और रे गया जो वर्चुअली ऐसा दिख रहा है कि वो सी से पास हो रहा है। ठीक है, लेट अस से कि वो जो है वर्चुअली ऐसा दिख रहा है कुछ इस तरीके से कि वर्चुअली वो सी से पास होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे रे के साथ क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, ये सेम पाथ को रिट्रेस करेगा, उसी पाथ पे जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या देख रहे हैं? क्या ये दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी मिलेंगे? रियलिटी में तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली दे मे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्चुअली ये लोग इस पॉइंट पर मीट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरह से इमेज बनेगा। अब इस इमेज की अगर हम बात करें, सो दिस इज द इमेज। तो अगर हम इस इमेज के नेचर की बात करें तो किस तरह का इमेज बना है? ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज रियल तो मीट किए नहीं है, दे अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट। साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के हाइट के मुकाबले इमेज का हाइट बहुत कम है, यानी कि किस तरह का इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है। इमेज भी इरेक्ट ही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है, तो इसीलिए इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे बना, और कहाँ पे बना? द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों, रे डायग्राम से हमने जो सीखा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अगर उसे समराइज करना हो तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर इन्फिनिटी है और अगर वो इन्फिनिटी से करीब है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास है या ऑब्जेक्ट दूर है, दो ही सिचुएशन हमने देखा, तो हमारा इमेज का लोकेशन कैसा होता है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास है तो इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। दोनों ही केस में इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। चूंकि बिहाइंड द मिरर बनता है इसीलिए दोनों ही केस में इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो साइज है वो दोनों ही केस में डिमिनिश्ड होता है, किसी में बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड, किसी में थोड़ा कम डिमिनिश्ड। ठीक है, सो इतना ही फर्क होता है। तो इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया, कॉनकेव मिरर के केस में अधिकतर सिचुएशन में हमें इन्वर्टेड इमेज मिलता है ना, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा इरेक्ट इमेजेस मिलते हैं। इसीलिए हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर की तरह व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो बच्चों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ये तो अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, राइट? तो अब देखना ये है कि इन मिरर्स को हम कौन कौन से तरह के मिरर्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनके प्रॉपर्टी पे फोकस करो। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेजेस बनते हैं? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, मतलब छोटे साइज का इमेज बनता है लेकिन सीधा इमेज बनता है, उल्टा इमेज नहीं बनता है, राइट? तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर्स को हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। ड्राइवर को देखा है, जब भी कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बाइक पे हो या कार पे हो, उनकी जो रियर व्यू मिरर होती है ना, वो मिरर क्या करती है? पीछे जो ट्रैफिक का पूरा व्यू है ना, वो पूरा व्यू देती है। एक छोटे से मिरर में पीछे का इतना बड़ा जो एरिया है ना, कितनी सारी व्हीकल्स हैं, उसका व्यू दे देती है। यानी कि कैसी इमेज की ज़रूरत है मुझे? डिमिनिश्ड। और कैसे इमेज की ज़रूरत है? इरेक्ट की, है ना? तो ऐसा इमेज कौन दे सकता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए रियर व्यू मिरर्स की तरह हम हमेशा यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स को। कॉनकेव मिरर्स को हम कहाँ यूज करते हैं? देखो, कॉनकेव मिरर में ना हमें बड़ी इमेजेस भी मिल सकते हैं, राइट? लाइक ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर हम सेट कर लें तो वी कैन गेट एनलार्ज्ड इमेजेस ऑल्सो। तो इस वजह से हम कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जब कोई शेव करता है तो उसे एक बहुत एनलार्ज्ड पिक्चर चाहिए होती है अपनी फेस की, ताकि वो अच्छे से शेव कर पाए। सिमिलरली जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक मिरर होता है जो उन्हें आपके दांत का एक एनलार्ज्ड व्यू देता है,
राइट। आपका दांत इतना छोटा है बट उसको मिरर में इतना बड़ा दिख रहा है, तो उसे उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो डेंटिस्ट भी जिस मिरर का यूज़ करते हैं आपके दांत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर। इतना ही नहीं, कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये क्या कर सकती है, ये कन्वर्जिंग मिरर होती है, राइट। ये लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करा सकती है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कॉनकेव मिरर को, इनफैक्ट लार्ज साइज्ड कॉनकेव मिरर्स को हम अक्सर सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं। सोलर फर्नेसेस में इन मिरर्स का क्या काम होता है, जो सनलाइट है, सनलाइट को ये फोकस करके एक पॉइंट पर लेके आती है। अब पूरा सनलाइट को एक पॉइंट पर लेकर आओगे तो बहुत सारा हीट हो जाएगा, राइट, विच विल बी यूजफुल इन अ सोलर फर्नेस। इसके अलावा ये टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, इस तरह के लाइट्स में भी यूज होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स में जब हम कैलकुलेशन पार्ट में जाते हैं कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज कितना बड़ा होगा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इस तरह के कैलकुलेशन वाले पार्ट में जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी, राइट। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि कौन से साइन कन्वेंशन है। सबसे पहला कन्वेंशन ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल हमारा वो है, ओरिजिन है, जैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन होता है ना, वैसे यहाँ पे पोल है। नंबर 2 होता है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, ठीक है। नंबर 3, कोई भी डिस्टेंस जो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हो वो नेगेटिव होता है और कोई भी डिस्टेंस जो पोल के राइट हैंड साइड में हो वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, विच मीन्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, पोल से मेजर करेंगे और वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा जितने भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इन कन्वेंशन के साथ आई थिंक वी आर ऑल सेट, और इन कन्वेंशन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप कन्वेंशन को इग्नोर कर दिए या भूल गए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो अब देर के इस बात की, अब हम देखेंगे मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन एक बहुत ही मस्त चीज़ है, एक ऐसा इक्वेशन है जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है। रिलेशनशिप कैसा, ये इक्वेशन कहता है कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है और अगर आपको उस मिरर का फोकल लेंथ पता है तो आप निकाल सकते हो कि भाई इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर आपको पता है कि इमेज यहाँ पे बनाना है तो आपको v पता है, और अगर आपको उस मिरर का फोकल लेंथ पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, राइट। तो है ना मस्त चीज़ मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन को आप तरह तरह के सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में जो f होता है दैट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर, याद कर लो फटाफट से, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट उनमें फॉल करती है तो वो जाके एक पॉइंट पे मीट करती है, दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस किस तरफ है, पोल के राइट हैंड साइड पे है, तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस जो पोल से है दैट इज नेगेटिव, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर में एफ इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे रेज मीट करती हुई दिख रही हैं वो पॉइंट पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इसको कभी भी रटना नहीं है कि फोकल लेंथ किसके केस में पॉजिटिव और किसके केस में नेगेटिव। क्या याद रखना है, इस डायग्राम को याद रखना है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस डायग्राम को रिकॉल करने में आपको कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, राइट। तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दीज डायग्राम्स रादर देन मेमोराइजिंग कि भाई इसमें पॉजिटिव उसमें नेगेटिव, ठीक है ना। तो मिरर इक्वेशन समझ में आ गया। अब मिरर इक्वेशन की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। देखो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक कन्वेंशन ये था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा ना। तो बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट विच इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वर्ड आया है मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज को बड़ा कर देना, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, लग रहा है नहीं लग रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो हमारा इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा है या कितना छोटा है, राइट। तो यहाँ पर हम इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का हाइट। तो मैग्निफिकेशन को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, जिसे h' by h से भी हम डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन करने का एक और तरीका होता है,
दैट इज इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम नोटिस करते हैं इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रिलेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, जहां पे v इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ये माइनस साइन यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? सो देखो, माइनस साइन का सिंपल सा रोल है, माइनस अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ है, विच मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकल के आती है वैल्यू, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट था और इमेज भी इरेक्ट है। ठीक है, तो मतलब दोनों इरेक्ट इमेजेस हैं। अभी अभी मैंने बताया था राइट, अगर आप एक स्पून लो अपने हाथ में तो आप देखोगे जब आप स्पून के सामने तरफ से देख रहे हो तो आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, जब पीछे की तरफ से देख रहे हो तो आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है। राइट, तो इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है ये कौन बताता है? ये बताता है मैग्निफिकेशन का ये माइनस साइन बताता है। तो चलो बच्चों देखते हैं एक प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मुझे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। कैसे मिरर की बात हो रही है? यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में लेट्स से ये मेरा कैंडल है जो कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर और साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमें और क्या वैल्यूज दी हुई हैं? फोकल लेंथ दी हुई तो नहीं है बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, बट साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज करना है। कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है, तो इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सो दिस विल बी -18 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब मैं इमेज पाने के लिए स्क्रीन कहाँ पे रखूँ? तो बेसिकली मुझे निकालना है इमेज डिस्टेंस की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? मिरर इक्वेशन से। मिरर इक्वेशन कहता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f हो गया -1/18 माइनस ऑफ, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27। अब 18 और 27 का अगर हम LCM ले दैट विल कम आउट टू बी 54। 18 3 ज़ा 54 तो -3, 27 2 ज़ा 54, तो ये हो गया -1/54। देयरफॉर v की वैल्यू हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव आया, मतलब जो इमेज बनेगा वो भी इधर ही कहीं बनेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ग्रेट। अब चलो स्क्रीन हम कहाँ प्लेस करेंगे? 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो एक पार्ट तो हमने आंसर कर लिया। दूसरा पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, अब देखो मिरर के इस तरफ ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ इमेज भी बन रहा है, इसका मतलब है इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, होगा, इन्वर्टेड होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो u की वैल्यू मुझे पता है, v की वैल्यू मैंने निकाल ली है। इन दोनों वैल्यू से मैं मैग्निफिकेशन m की वैल्यू निकाल सकती हूँ विच इज़ -v/u। अब माइनस ऑफ -54 हो जाएगा +54। u के जगह हम लिख देंगे -27। 27 2 ज़ा 54, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आ गई। माइनस वैल्यू मैग्निफिकेशन की है, मतलब जो मेरा इमेज है वो कैसा इमेज है? इन्वर्टेड। तो यहाँ लिखते चलते हैं कि इस केस में जो मेरा इमेज होगा वो कैसा होगा? वो होगा रियल, वो होगा इन्वर्टेड। अब बात करेंगे इमेज के साइज की। अब मुझे ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? -2। ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। माइनस तो ये बता रहा है कि इमेज मेरा इन्वर्टेड है और इमेज की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज कैसा है? इससे बड़ा है साइज में। सो यानी कि द इमेज इज
enlarged। ठीक है, तो हमने बता दिया इमेज के नेचर के बारे में। कभी नोटिस किया है कि एक स्ट्रेट सीधी अच्छी खासी पेंसिल को जब आप एक कांच के ग्लास में जिसमें पानी हो उसमें डाल देते हो तो आपकी पेंसिल देखो कैसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे बीच में से टूटा हुआ है, बट ये ब्रोकन है नहीं। देखो अच्छी खासी पेंसिल है, बट इसको इसमें डालते ही ऐसा लगता है जैसे ये बेंड हो गई है बीच में या फिर ये टूट चुकी है बीच में। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, अभी तक तो कहानी सुनी हमने रिफ्लेक्शन की, अब बारी है रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिनन है जो कहता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारता है तो ये बेंड कर जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या कहता था? रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने की बात ही नहीं करता था। रिफ्लेक्शन कहता था कि जैसे ही दो मीडियम के बाउंड्री पे लाइट आता है तो ये बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइट उस इंटरफेस पे जाता है तो ये अगले मीडियम पे घुस जाता है, बट जैसे ही वो दूसरे मीडियम पे एंटर करता है तो ये अपना जो इसका एक्चुअल पाथ था उससे वो बेंड कर जाता है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के केस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी तरह रिफ्रैक्शन के केस में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे पहले ये जान लो, जैसे वहाँ पे इंसिडेंट रे होता था, यहाँ भी इंसिडेंट रे है। जो रे इस फॉल कर रही है वो इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे बेंड होके जा रही है दूसरे मीडियम पे, उस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और अपना नॉर्मल तो है ही भाई, जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है ना। तो अब पहला रूल क्या कहता है? पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो पहला लॉ है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में दूसरा लॉ कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये रूल बराबर नहीं है। सेकेंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं, मतलब लेटर से एक तरफ वाटर है दूसरी तरफ एयर है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर हम एक स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो कांस्टेंट की बात करी हमने स्नेल्स लॉ में, ये कांस्टेंट आखिर है क्या? एंड द आंसर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअली अगर ध्यान से देखो, अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने बोला ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाई साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक तरीके से ये बताता है कि बेंडिंग कितना हुआ। अब रिफ्रैक्शन के दौरान बेंडिंग तो हुआ, बेंडिंग ज़्यादा हुआ या कम हुआ वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? आप खुद लॉजिकली सोचो कि भाई बेंडिंग कितना हुआ का मतलब है, जैसे मान लो रे ऑफ लाइट, ये एक मीडियम है, ठीक है, मतलब ये इधर एयर है और इधर वाटर है। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल की, आइडियली इसे ऐसे ही जाना था, बट क्या हुआ, ये या तो जैसे जाना था उससे दूर चली गई या जैसे जाना था उससे और ऐसे टेढ़ी हो गई। तो भाई बेंडिंग कितनी हुई? इतनी हुई, इतनी हुई या इतनी हुई? ये कौन बताएगा कि भाई साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कितना है, राइट? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बदलाव आया होगा बेस्ड ऑन कितना बेंडिंग हुआ। तो साइन आई बाई साइन आर जो है हमें वो मेजर बताता है कि बेंडिंग का एक्सटेंट कितना है। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का एक और नज़रिया है। अगर मैं पूछूँ ना एक बहुत बेसिक सा सवाल कि ये लाइट की बेंडिंग हो ही क्यों रही है, ऐसा क्या मैजिक हो रहा है कि भाई लाइट जब एयर में से वाटर में जा रहा है या वाटर में से ग्लास में जा रहा है या एयर में से ग्लास में जा रहा है, तो क्या मैजिक हो रहा है जिसकी वजह से लाइट बेंड कर जा रहा है? तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो लाइट की जो वेलोसिटी है, लाइट की जो स्पीड है, जिस तेज़ी से लाइट मूव कर रहा है वो चेंज हो जाता है डिफरेंट मीडियम में। तो इट इज़ लाइक जब तक मान लो लाइट एयर में था तो वो एक स्पीड से मूव कर रहा था, जैसे ही दूसरे मीडियम पे गया इसकी स्पीड बदल गई। अब स्पीड धीरे हो गई तो ये ऐसे मूव चला गया, स्पीड जल्द और फास्ट हो गई तो ऐसे चला गया, राइट? तो बेसिकली इसकी स्पीड कम बेसी होने की वजह से ही ये बेंडिंग होती है।
तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज डिनोटेड बाय c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर उसे हम v से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c/v। तो यहां से हमें यह भी पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे, कि ग्लास है कि एयर है कि वाटर है, मीडियम का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फर्क नहीं पड़ता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, लाइट किस तरीके से फॉल किया था बाउंड्री पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ये रिफ्रैक्शन की पूरी कहानी में ना हम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बहुत बातें करते हैं। तो सबसे पहले उसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये डेंसर मीडियम का मतलब हम डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे। मास डेंसिटी जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बट उसकी बात हम यहाँ कर नहीं रहे। यहाँ बात कर रहे हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम की। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? किसी भी मीडियम की कितनी एबिलिटी है लाइट को रिफ्रैक्ट कराने की, लाइट को बेंड कराने की कितनी एबिलिटी है किसी मीडियम में, उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। अब अगर मैं पूछूं कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में से किस मीडियम में लाइट का स्पीड अधिक होगा, बताओ। अभी अभी हमने क्या सीखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक तरीका सीखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इसका मतलब किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है और उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाइट की जो स्पीड है वो कम है। उसी तरह अगर मैं रेयरर मीडियम की बात कर रही हूँ तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, लेकिन जो लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। कुल मिला के कहानी यूँ हुई कि एक रेयरर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अ डेंसर मीडियम। तो इन सारी चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के बाद अब देखो रिफ्रैक्शन कितने जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है? रेयरर से डेंसर जा रहा है, मतलब पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई। तो पहले तेजी से मूव कर रहा था और अब धीरे मूव करने लग गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? मान लो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, तो लाइट यूं जूं तेजी से आ रही थी, लेकिन जैसे ही इधर गई तो इसकी स्पीड कम हो गई, तो बेचारा कम हो गया, तो क्या हुआ? ये नॉर्मल के करीब आ जाता है। दैट्स वाई रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाते दौरान जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वहीं जब उल्टा होता है, जब डेंसर टू रेयरर मीडियम आता है तो क्या होता है? इसकी स्पीड पहले कम होती है और उसके बाद जूम बढ़ जाती है। तो जैसे ही बढ़ जाती है तो क्या होता है? कुल मिला के उसकी वजह से इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया? अगर समझ में आया तो अब इसे अपने फिंगर टिप्स पे रख लो कि कभी भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी भी ये डेंसर टू रेयरर मीडियम आएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे याद रखोगे? देखो, डेंसर से रेयरर मीडियम आ रहा है मतलब लाइट की स्पीड जो है वो कम से ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा स्पीड हो रही है मतलब भागने की आज़ादी, आज़ादी मतलब नॉर्मल से दूर जाना है, आज़ादी मतलब मम्मी पापा से दूर जाना है। तो आज़ादी इज नॉर्मल से दूर चला गया, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए लेट अस लुक एट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। मान लो एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब एक रे ऑफ लाइट उस ग्लास स्लैब में एंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है? एक इंसिडेंट रे फॉल करता है, उस पर रिफ्रैक्शन अंडरगो करता है। क्यों? क्योंकि ये एयर से ग्लास एंटर कर रहा है। एयर और ग्लास में से एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो वैसा ही हो रहा है, नॉर्मल के करीब आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद ये अगेन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है।
जैसे ही ये ग्लास स्लैब के दूसरे एंड पे चला गया तो फिर से क्या हो रहा है, चेंज इन मीडियम। अब ये ग्लास से एयर जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो वैसा ही हुआ, नॉर्मल से दूर चला गया। और ये जो रे अभी निकला, इस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो जो रे घुसा था दैट वाज इंसिडेंट रे, उसके बाद अंदर जो रे था दैट वाज रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे जब वापस इसमें से निकला तो इस रे का हमने एक अलग नाम दे दिया, दैट इज इमर्जेंट रे, क्योंकि ये दिस इज द रे विच फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं रहा होता तो मेरा इंसिडेंट रे जो है वो जैसा था, जैसा जा रहा था वैसे ही जा रहा होता, राइट। बट इस ग्लास स्लैब के होने से हमने क्या एक्सपीरियंस किया, एक लैटरल शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। देखो जैसे इंसिडेंट रे जाता और जैसे इमर्जेंट रे निकला, इन दोनों के बीच में एक शिफ्ट है जिसे कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। तो बच्चों अब जब हमने रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो एक और बार समझने की कोशिश करें कि जब हम पेंसिल को एक ग्लास के अंदर जिसमें पानी है उसमें डाल देते हैं तो वो हमें टेढ़ा क्यों दिखता है या फिर वो हमें ब्रोकन जैसा क्यों दिखता है। ठीक है, चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो मान लो ये हमारा पेंसिल है AB, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब हम उस पेंसिल को देख रहे हैं, हम उस पेंसिल को देख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि उस पेंसिल में से जो रेज निकल के आ रहे हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं, जिसके वजह से हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सही बात है। बट हो क्या रहा है, अब जब वो रेज हमारी आंखों तक आ रहे हैं तो उस दौरान उनका मीडियम चेंज हो रहा है, राइट, क्योंकि वो रेज निकल तो रही हैं पेंसिल में से जो कि पानी के अंदर है। तो पहले वो रेज वाटर में है, उसके बाद वो एयर में आ रही है, यानी कि वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेंट रेज हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। अब हमारे लाइन ऑफ साइट में ये जो रे हमें मिला है, अगर हम इसी को ही पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किस पॉइंट से आया होगा, पॉइंट से आया होगा। ठीक है, तो इस वजह से हालांकि एक्चुअल पेंसिल AB है बट हमें क्या दिखता है, हमें वो B दिखता है, राइट, एंड दैट इज वाई द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन। अब देखो ये जो हमें दिखता है ना, वो एक्चुअली जो पानी के अंदर वाला पेंसिल का जो पार्ट होता है ना, एक्चुअली उसकी जितनी लेंथ होती है हमें वो उससे छोटी भी दिखती है, और वो भी इसी वजह से है क्योंकि जो रेज हमारी आंखों में पहुंचती है वो रेज एक्चुअली बेंट होके आई हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम। बट जब हम उसे देख रहे हैं, हम अपनी लाइन ऑफ साइट पे देख रहे हैं, तो हम उसी रे के अलॉन्ग उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो जो हमें दिख रहा है उधर एक्चुअली कुछ है नहीं, उधर एक्चुअली पेंसिल नहीं है, बट इट इज जस्ट द मैजिक ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर्स के बाद अब बारी है लेंसेज की। लेंस क्या होता है, लेंस वर्ड हमने आमतौर पे कहाँ सुना है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार मुझे ना चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता तो मैंने लेंस लगवा लिया है आंखों में। सो व्हाट इज लेंस? तो लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है जो दो सरफेसेस से बाउंड होता है, जिसके दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, तो कई तरह के हो सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन। लेट्स से एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा भी कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा भी कॉन्वेक्स है। इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं लेंसेज के। ठीक है, लेंस प्राइमरीली दो तरह के होते हैं, सिंपल लेंसेज एंड कंपाउंड लेंसेज। सिंपल लेंसेज क्या होते हैं? सिंपल लेंसेज वो होते हैं जो सिंगल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल लेंसेज के अंदर भी जैसे कि मैंने बताया इसमें दो सरफेसेस होते हैं। हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जिसका एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो सकता है जिसका एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो सकता है जिसका एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस या फिर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सेकेंड टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं कंपाउंड लेंसेज, जो बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिंपल लेंसेज। जैसे कि हमारे जो DSLR कैमराज होते हैं, कैमराज के अंदर जो लेंसेज होते हैं दे आर नॉट सिंपल लेंसेज, दे आर कंपाउंड लेंसेज। तो फिलहाल हमारी जो स्टडी रहेगी दिस विल बी अराउंड सिंपल लेंसेज। यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे लेंस के बारे में कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लेंस का डिस्कशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल वी आर एज्यूमिंग अ बाई कॉन्वेक्स लेंस।
जो इस तरह का दिखता है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, ठीक है। अब इसके हेल्प से टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस क्या होता है? इस लेंस का ये जो सरफेस है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर के केस में पोल होता था, राइट? तो वहाँ पे पोल हम कहते थे क्योंकि वहाँ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। यहाँ पे दो सरफेसेस है तो इसीलिए इनके बीच वाले पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी इसका वही मतलब होता है, जो भी हमारे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं इनके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का पार्ट है ये कॉन्वेक्स सरफेसेस, राइट? यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो बना है, कैसे बना है बताओ कैसे बना है? दो कॉन्वेक्स मिरर के तरह ही तो हैं ये दोनों सर्फेसेस। तो इन ये जिन स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनका जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस यहाँ पर ये हो जाएगा ऑब्वियसली कि ये वाले सरफेस का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस वाले सरफेस का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अभी फिलहाल हम उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग चीज़ों को आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमने स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ी उसी का ही एक एक्सटेंशन है लेंसेस। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि लेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल लेंसेस की बेसिक स्टडी के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओनली थिन लेंसेस। थिन लेंसेस क्या होते हैं? आप बोलोगे जो पतले दिखते होंगे, जैसे कि ये लेंसेस पतले दिख रहे हैं, वो तो है, बट साइंस के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं हम थिन लेंस को? तो बेसिकली कोई भी लेंस का एक एपर्चर होता है, ठीक है। एपर्चर क्या होता है? जो लेंस के जो कर्व्ड सरफेसेस है उनका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि कोई लेंस थिन है, इसका मतलब है उस लेंस का जो एपर्चर है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तभी तो वो थिन है, तभी तो उसे थिन लेंस कहते हैं। ऑल्सो ऐसे लेंसेज में हम ये कहते हैं कि जो दो मेरे जो सरफेस है ना, उन दोनों सरफेसेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी फिलहाल हम ऐसे वाले थिन लेंसेज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, मतलब जिनका एपर्चर बहुत कम है रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले और जिनके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है। तो हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेंस को ही क्यों चुन लिया? ताकि कॉम्प्लिकेशन कम हो, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है हमारे लेंसेज की स्टडी की, तो पहले बेसिक्स को मजबूत करते हैं, बाद में हायर क्लासेस में और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज देखेंगे। अब बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की इन केस ऑफ लेंसेज, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है जो स्फेरिकल मिरर्स के केस में होता था। अब स्फेरिकल मिरर में हम रिफ्लेक्शन की बात करते थे, यहाँ लेंसेज में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंसेज जो है वो एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ग्लास का बना हुआ है, तो चेंज इन मीडियम होता है यहाँ पे, ओके, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या होता था मिरर के केस में, क्या होता था मिरर के केस में? फोकस या प्रिंसिपल फोकस वो वाला पॉइंट होता था जहाँ पर पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते थे या मीट करने को अपीयर करते थे, ठीक है। उसी तरह लेंसेस में भी होता है। अगर देखो हम एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसके दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलली इस पे फॉल करते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो वो पॉइंट होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर एक खास बात ये है कि लेंसेज के केस में हमारे दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस है ना, तो इसका भी एक फोकस होगा, इसका भी एक फोकस होगा, तो इसे हम कहते हैं फोकाई। प्लूरल में फोकस को कहा जाता है फोकाई या फोसाई। तो प्रिंसिपल फोकाई दो होते हैं, F1 और F2। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मीट करते हैं सारे पॉइंट्स, सारे रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन? F2 पे, ठीक है। वही अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो देखो कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, दोनों मेरा कैसा है, कॉनकेव सरफेसेस हैं, राइट। तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है इनके केस में क्या होता है, जैसे ही पैरेलल रेज आई, रिफ्रैक्शन के बाद ये सारे स्प्रेड आउट हो गई, डाइवर्ज कर गई, ठीक है। तो डाइवर्ज कर गई इसका मतलब F2 पे मीट होने का तो कोई सीन ही नहीं है, बट अगर इसे पीछे की तरफ लेके जाए डॉटेड लाइन से तो दे अपीयर टू मीट एट F1। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस के लिए F1 इज द
फोकस जहां पर वो मीट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या पता चला बच्चों, ये भी पता चला जी कॉन्वेक्स लेंस जो है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस जो है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। सो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। लेंस के केस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। नाउ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस तरह की चीज़ों को कभी भी रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे, इसीलिए इनको समझो। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनकी पिक्चर जो है ना आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो भाई अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस अगर सीखना है तो इसके भी रूल्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम 4 रूल्स की बात करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स के केस में बात करी थी, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ऐसा एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास करता है। F2 से पास क्यों करता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो ये इसे F2 की तरफ खींच लाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही थी रिफ्रैक्शन के बाद ये स्प्रेड आउट हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली F2 से दूर चली जा रही है। बट इसे अगर हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ मीट करवाएं, सो दे अपीयर टू पास थ्रू F1। तो इसका मतलब दोनों ही केस में ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F2 से पास करेगी, कॉनकेव लेंस के लिए F1 से पास करेगी। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए वेरी वेरी सिंपल, देखो हमें दिख रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो F1 से पास कर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये एक्चुअली F2 से पास नहीं कर रहा है बट इट इज अपीयरिंग एज इफ इट इज पासिंग थ्रू F2, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद इट इज ऑल्सो गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर कॉनकेव लेंस वाले डायग्राम्स में कई बार डॉटेड लाइन्स है, तो उस डॉटेड लाइन शो कि भाई वो रियली वैसा नहीं हो रहा है बट वर्चुअली इट इज अपीयरिंग एज इफ ये वहां से पास हो रहा है। रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो रिफ्रैक्शन के बाद ये उसी रूट पे आगे चला जाता है, मतलब वो डिविएट नहीं करता है इधर उधर। तो बच्चों जिस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, उसी तरीके से अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। तो हम शुरुआत करेंगे विथ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का आप देखोगे बिहेवियर काफ़ी सिमिलर होगा टू कॉनकेव मिरर क्योंकि दोनों ही कन्वर्जिंग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे सिनेरियो नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस से ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेट अस से दिस इज F1, दिस इज 2F1, सिमिलरली इधर लेट अस से दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ठीक है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम एज्यूम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से जो है ऐसे पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। एरो देना नहीं भूलना है कभी भी रे डायग्राम में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये किस तरह का लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो क्या होता है, ये जो रेज हैं ये सारे रेज, एनी रे विच गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the principal focus। तो इसीलिए देखो F2 से पास किया, अब ये भी पैरेलल जा रहा है तो ये भी रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास करेगा, ये भी पैरेलल जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास करेगा, ये भी पैरेलल जा रहा है तो F2 से पास करेगा, करेक्ट। तो जस्ट पुट एरोज ऑन ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं ये F2 से पास कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, हमारा इमेज बनेगा F2 पर। क्लियर हो गया। तो चलो अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ठीक है। मतलब अगर लेट अस से दिस इज 2F1, यहाँ पे अगर F1 है, जैसा कि मैंने बताया राइट, लेंस के केस में 2 प्रिंसिपल फोसाई होते हैं,
तो इसीलिए 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी तो होंगे, है ना। तो लेट अस से ये हमारा सेटअप है और अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के बियॉन्ड है। तो लेट अस से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही सेम रूल्स फॉलो होंगे जो भी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं कि अगर एक रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस विच इज f2 इन दिस केस, ठीक है। ओके अगर कोई ऐसा रे है जो f1 से पास हो रहा है और फिर लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या होगा उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये दोनों रे कहीं पे मीट कर रहे हैं? बिल्कुल मीट कर रहे हैं और यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बन गया, राइट। तो इस केस में मेरा इमेज कहाँ पे बना? देखो इमेज बना बिटवीन f2 एंड 2f2। किस तरीके का इमेज बना? रियल इन्वर्टेड इमेज बना। रियल क्यों? क्योंकि ये जो रेज है ना, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो इसीलिए रियल इमेज इन्वर्टेड, साफ साफ दिख रहा है कि भाई इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, सो दैट्स वाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो चलो बच्चों अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 3, जब हम कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, ये एग्जैक्टली 2f1 पे है। सो लेट्स से दिस इज 2f1, दिस इज 2f2, तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स f2 एंड दिस बिकम्स f1। अभी हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एग्जैक्टली 2f1 पे है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम अपना वही रूल लगाएंगे कि अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद इट विल गो अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। इस तरीके से एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार बता रही हूँ। तो अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो यानी कि जो मेरा इमेज बनेगा तो वो यहाँ पे बनेगा, राइट। वो जो ग्रीन कलर का बना है वो इमेज है। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे था तो मेरा इमेज कहाँ पे बना? इमेज मेरा बना 2f2 में, यानी कि अगर 2f1 पे था तो इधर 2f2 पे मेरा इमेज बन गया। कैसा इमेज बना? साफ साफ दिख रहा है, रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है। इनफैक्ट इमेज का जो साइज है दैट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आई होप आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कि हाउ इज द इमेज फॉर्मेशन सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। वहाँ पर भी ऐसा होता था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता था, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। तो चलो अब देखते हैं सिनेरियो नंबर 4, जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। तो अब लेट अस से कि ऑब्जेक्ट हमारा f1 और 2f1 के बीच में है। एक कोई रे है जो पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ लेट अस सपोज कि एक दूसरा रे है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रहा है। अब चूंकि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो क्या होगा? इट विल गो अनडिस्टर्ब्ड, वो वैसे ही चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं? अगर हम देखें तो ये लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं विच मीन्स यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? बियॉन्ड 2f2। तो इस सिचुएशन में हमारा इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2f2। कैसा इमेज बन रहा है? रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है। तो आप पहुंचे हैं हम 5th सिचुएशन पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस पे है, ठीक है। तो मतलब अगर ये मेरा f1 है और ये मेरा 2f1 है तो मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज्यूम इधर f2 है और ये 2f2 है, ठीक है। तो रे डायग्राम कैसा होगा? ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दूसरा रे
दूसरे रे के साथ क्या होगा, लेट अस से कि दूसरा रे जो है ये गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इट विल जस्ट गो स्ट्रेट विदाउट गेटिंग डिविएटेड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दोनों रेज है ना, दे आर गोइंग पैरेलल, विच मीन्स कि ये कहाँ पे मीट करेंगे, फिलहाल तो कहीं नियर फ्यूचर में मीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो वी विल एज्यूम दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, ओके। सिक्स्थ एंड फाइनल सिनेरियो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम पास ला रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद पास हुआ फोकस से, ठीक है। दूसरा वाला पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एज इट इज चला गया। यहाँ पे देखो ये पैरेलल भी नहीं जा रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, यानी कि आगे चल के कहीं मिलने का तो कोई सीन ही नहीं है। बट भले ही अगर हम इन्हें पीछे इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट कर दें, so they may appear to meet at a point like this, बट इस केस में क्या हो रहा है, ये रियली में मीट नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे केस में जो इमेज बन रहा है दैट इज वर्चुअल। और कैसा बन रहा है, द इमेज इज इरेक्ट। और कैसा बन रहा है, द इमेज इज ऑल्सो एनलार्ज्ड। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अभी तक जितने रे डायग्राम्स हमने बनाए लेंसेज के लिए, उसी के ऊपर बेस करके ये हमारा जिस्ट है, ये हमारा समरी है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन जैसे जैसे इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, एट f1 एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 आता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जाता है वैसे वैसे जो इमेज का लोकेशन है वो क्या होता है, f2 से f2 और 2f2 के बीच में चला जाता है, फिर 2f2, फिर 2f2 के भी बियॉन्ड, फिर इन्फिनिटी ही चला जाता है। और फिर फाइनली क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तो क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज भी हम देखते हैं, सभी सिनेरियोज में रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन जब इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन जाते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम करीब लाते रहते हैं, जो इमेज का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे देखो डिमिनिश्ड से धीरे धीरे सेम साइज हुआ, फिर धीरे धीरे एनलार्ज्ड होने लग गया। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल समरी। तो चलो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम तो अब चुटकियों में हमसे बन जाएगा, लेकिन कॉनकेव लेंस का क्या, जब कॉन्वेक्स का सीख गए हैं तो कॉनकेव का भी सीख जाएंगे, है ना, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कॉनकेव लेंस का बेसिक फीचर क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, राइट, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे दो ही सिनेरियो देखेंगे। पहला सिनेरियो देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि भाई जो भी रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें दिख तो रहा नहीं कि भाई कहाँ पे है। सो लेट अस से ये हमारा कॉनकेव लेंस है, लेट्स से दिस इज 2f1, let's say this is f1, let's say this is f2 and this is 2f2। ठीक है, लेकिन भाई ना तो f1 पे है ना तो 2f1 पे है, ऑब्जेक्ट तो है इन्फिनिटी पे। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरह से पैरेलल रेज आ रही हैं लेंस पे। किस तरह का लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद इनको एक दूसरे से दूर भेज देगा, डाइवर्ज कर देगा, स्कैटर कर देगा। ठीक है, तो मतलब इनका आगे जाके कहीं मिलने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है यार, ये तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट। लेकिन वर्चुअली मतलब अगर हम ये एज्यूम करें कि भाई पीछे इसको ना डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, पीछे इसको भी डॉटेड लाइन से ले जाते हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई दे appear to meet at f1। तो इस f1 पर दे आर appearing to meet, यानी कि इस केस में कैसा इमेज बनेगा, ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में तो ये रेज मीट कर नहीं रहे हैं। वर्चुअल इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, एट f1 पे बनेगा। क्लियर हो गया, सुपर। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 2, जब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कि भाई इन्फिनिटी पे तो नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी है। सो लेट अस से कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी मान लो आप, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है।
ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, लेट्स से दिस इज 2f1, दिस इज f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। ठीक है, तो इसका बनाएंगे रे डायग्राम, बहुत आसान है। लेट्स से एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कॉनकेव लेंस से भैया डाइवर्ज ही करेगा, तो कर दिया डाइवर्ज इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो जो दूसरा रे गया ना वो ऑप्टिकल सेंटर से पार हुआ। अब ऑप्टिकल सेंटर से पार होने पे क्या होता है, वो अनडिस्टर्ब चला जाता है। देखो मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रही हूँ तो लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है, बट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे कभी मिलेंगे रियलिटी में? नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन वर्चुअली तो भाई मिल ही सकते हैं। इसको अगर पीछे हम एक्सट्रापोलेट करें तो देखो इस वाले पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पर ये वर्चुअली मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया इमेज। कैसा इमेज बना? साफ साफ दिख रहा है कि इरेक्ट इमेज बना है भाई। हाँ बिल्कुल इरेक्ट इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है, क्योंकि रियलिटी में तो ये लाइंस मीट नहीं की, हमने इसको मीट करवाई, अपीयर करवाया मीट करते हुए, तो इसीलिए वर्चुअल इमेज बना। डिमिनिश्ड इमेज बना, देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और उसके मुकाबले इमेज का साइज देखो, काफ़ी छोटा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, है ना, और इमेज देखो कितना छोटू सा है, तो ऑब्वियसली डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, तो ये सारे, और इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, ये इमेज की पोजीशन है। तो भाई कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन की समरी ये रही। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बना f2 पर। किस तरह का इमेज बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा? साइज वाइज कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज तो बिल्कुल पॉइंट के जैसा दिखा हमें, फोकस पे बनता हुआ। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं तो आया, तब क्या हुआ? जो इमेज बना वो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बना, जैसा कि हमने देखा। बट यहाँ भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बना, क्योंकि रियलिटी में तो रिफ्रैक्टेड रेज मीट ही नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे भी इमेज का साइज डिमिनिश्ड ही बना, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बना। जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब तो हमें इमेज एक पॉइंट की तरह बनता हुआ दिखा, बट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के करीब आ गया, मतलब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी था, तब हमें क्या दिखा? इमेज का साइज छोटा भले ही था बट पॉइंट के जैसा नहीं था। तो इसीलिए एक जगह हाईली डिमिनिश्ड और दूसरी जगह सिर्फ डिमिनिश्ड लिखा है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं लेंस के केस में कौन से साइन कन्वेंशन हमें याद रखने होते हैं। लॉजिक वही रहेगा। देखो अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसका फोकल लेंथ यानी कि f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप बताओ, डायग्राम याद करो। कॉन्वेक्स लेंस रेज आती हैं तो वो एक्चुअली मीट करती हैं इस पॉइंट पर, फोकस पे। कौन से फोकस पे मीट करती है? f2 पे। f2 किधर लाई करता है? ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में। राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के केस में जस्ट उल्टा होता है। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है? जो रेज पैरेलल जाती हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं, सो दे अपीयर टू मीट एट f1, और f1 लेफ्ट साइड में होता है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो कॉनकेव लेंस के केस में f इज नेगेटिव। तो याद रहेगा इस लॉजिक के साथ। सुपर। इसके अलावा एज यूजुअल वही सेम रूल कि भाई लेंस के लेफ्ट के तरफ के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, लेंस के राइट के तरफ के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और ये रूल ट्रू है फॉर बोथ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। इसके अलावा वही सेम रूल कि जितने भी हाइट्स आप मेजर करोगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। तो यही हमारे सिंपल बेसिक रूल्स है, और इन्हीं के हेल्प से देखो हम कितना धमाल मचाएंगे। अब भाई लेंस के न्यूमेरिकल्स में धमाल मचाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला। एग्जैक्टली। तो लेंस फॉर्मूला क्या करता है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एंड द रिलेशनशिप इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना है कि चाहे हम स्फेरिकल मिरर्स के केस में मिरर इक्वेशन की बात करें या लेंसेज के केस में लेंस फॉर्मूला की बात करें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बट इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो वहां पर साइन कन्वेंशन को याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला में v क्या है? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, सबको याद रहेगा? ग्रेट।
अगला कॉन्सेप्ट आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस क्या होता है कि भाई जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा या कितना छोटा बना। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट मिरर और लेंस के केस में एग्जैक्टली सिमिलर है। सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इसे आप डिस्टेंसेस के टर्म्स में भी बता सकते हो कि भाई इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब इमेज कैसा है, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। अब द लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ अ लेंस। पावर क्या होता है, हिम्मत, कितना कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है एक लेंस की, क्या करने की एबिलिटी। लेंस का काम ही क्या है, रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो रेज को कन्वर्ज करेगा, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो रेज को डाइवर्ज करेगा। तो पावर ऑफ अ लेंस जो है ये बेसिकली यही मेजर करता है कि लेंस में कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी कितनी है, कितना एबिलिटी है लेंस का। ठीक है, जब हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं तो हम देखते हैं हम इसे कैसे निकालते हैं। देखो इसका लॉजिक कहाँ से आता है बेसिकली। तो ये जो रेज हमारे बेंड होते हैं ना, चाहे वो कन्वर्ज होने के लिए बेंड हो या डाइवर्ज होने के लिए बेंड हो, इनकी जो बेंडिंग की जो एंगल होती है ना, tan of that angle kind of gives you an idea of the power of the lens। सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो पावर ऑफ अ लेंस जो है ये फोकल लेंथ से इनवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसका पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 1 बाई पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर बात करें कॉनकेव लेंस की तो वहां पे फोकल लेंथ उसका नेगेटिव होता है। अब 1 बाई नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। तो इसीलिए पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर है। पावर की एक यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। 1 डायोप्टर बोले तो 1 बाई 1 मीटर फोकल लेंथ, दैट इज 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, सो सिंपल शब्दों में आपको इतना याद रखना है कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। ठीक है, तो बच्चों लेंस का सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ सकता है, लेंस फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन से, पावर ऑफ अ लेंस से, ये एरियाज हैं इसके न्यूमेरिकल्स बनने के। तो चलो कुछ प्रैक्टिस करें। तो चलो बच्चों फटाफट से देखते हैं एक सवाल। तो सवाल कहता है कि अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक लेंस है और एक स्फेरिकल मिरर भी है, लेकिन दोनों का जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, आपको बताना है कि वो मिरर और वो लेंस जो है कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, दोनों कॉनकेव होगा, एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा, राइट, ये बताना है। वेरी वेरी सिंपल। फोकल लेंथ इसका क्या है, वैल्यू कितनी है डजेंट मैटर, बट फोकल लेंथ इसका नेगेटिव है। अब आप खुद याद करो, अगर हम मिरर की बात करें, ये होता था हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता था वो इस साइड होता था, राइट, विच मीन्स कि कॉनकेव मिरर के केस में मेरा फोकल लेंथ कैसा होता था, नेगेटिव होता था। तो भाई ये तो साफ हो गया कि अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है तो मिरर मेरा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब अगर बात करें लेंस की, लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता था, कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता था, ऐसा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता था, जो पैरेलल रेज आती थी वो इस तरीके से मीट करती थी यहाँ पे फोकस पे। तो ये फोकस राइट हैंड साइड पे था, तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस जो है वो पॉजिटिव होता था, तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता था, है ना। तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता था, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पर आती थी तो चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस था तो वो उन्हें इस तरीके से स्कैटर कर देता था। तो ये अपीयर टू मीट करती थी इस वाले फोकस पे, राइट। तो यानी कि ये जो फोकस होता था ये कैसा होता था, फोकल लेंथ इसका भी नेगेटिव होता था। तो यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के केस में ही फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कॉनकेव। तो चलो बच्चों देखें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर।
ठीक है। तो यहाँ पर लेंस का जो पावर दिया हुआ है दैट इज +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब मैंने पहले ही बताया था फोकल लेंथ और पावर जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/p यानी कि 1/1.5, ठीक है, यानी कि 10/15, सो 2/3। सो दिस विल बी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम। अच्छा, अब मान लो मुझे बताना है कि क्या ये लेंस डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। ये कौन बताएगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो कौन से लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, राइट। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता है, जब पैरेलल रेज इस तरह से फॉल करती हैं तो ये इधर जाके मीट करती हैं, दिस इज द फोकस। सो मतलब जो एफ होता है फोकल लेंथ दैट इज पॉजिटिव, ऐसे ही हमने पढ़ा है, राइट। तो ये नहीं कि कॉन्वेक्स लेंस बोले तो कन्वर्जिंग लेंस। तो चूंकि यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये किस तरह का लेंस है, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस।